इस बुक के अध्याय 1 की बात करेंगे। शीर्षक कहते हैं, भीड़ में अकेला नहीं, खुद में पूरा हूँ। रात के 11 बजे थे। शहर की सड़कों पर रोशनी थी, लेकिन रूह को रोशन करने वाली शांति सिर्फ रीवा के कमरे में थी। लोग सोचते थे, ये लड़की हमेशा अकेले क्यों रहती है, पर रीवा जानती थी, अकेलापन सजा नहीं, एक ताकत है, अगर तुमने उसे समझ लिया। रीवा एक 25 साल के ग्राफिक डिजाइनर और लोगों की भीड़ में घुलने मिलने में माहिर नहीं थी। ऑफिस में लंच ब्रेक पर जहां बाकी लोग हंसी मजाक में लगे रहते थे, वो खिड़की के पास बैठकर कॉफी पीती और बादलों का रंग देखती। उसका मैनेजर अक्सर कहता, रीवा थोड़ी मिक्स हो जाओ, टीम के साथ वक्त बिताओ, वरना तुम्हें मिस कर देंगे। पर रीवा जानती थी, वो टीम का हिस्सा बनकर भी खुद को होना नहीं चाहती। इंट्रोवर्ट होना मतलब शर्मीला होना नहीं है। शर्मीला इंसान भीड़ से डरता है। इंट्रोवर्ट बस अपनी बैटरी वही चार्ज करता है जहां से सुकून मिले। याद रखो, हर फूल को धूप पसंद नहीं होती, कुछ चांदनी में ही खिलते हैं। रीवा ने खुद के लिए एक नियम बनाया, मुझे हर किसी के साथ अच्छा नहीं लगना, मुझे अपने साथ अच्छा लगना है। एक बार ऑफिस में एक नए क्लाइंट मीटिंग के सभी लोग से कहा कि वे अपने आइडिया पेश करें। जहां बाकी लोग तुरंत बोलने लगे, रीवा चुप रही। उसने नोट्स बनाए, रंग और पैटर्न मिलाए और अगले दिन उसने एक प्रेजेंटेशन दिया जो बाकी सबको मात दे दिया। उस दिन उसके बॉस ने कहा, तुम भले भीड़ में चुप रहो, पर तुम्हारे आइडिया सबसे ऊंची आवाज में बोलते हैं। दुनिया में शोर मचाने वाले बहुत हैं, पर असर डालने वाले कम। इंट्रोवर्ट का जादू यही है कि वो कम बोलकर भी दिलों में जगह बना लेता है। अब तुम्हारी खामोशी तुम्हारा आईना है, जिसमें सिर्फ वही लोग देख पाते हैं जो तुम्हें सच में समझना चाहते हैं। रीवा की डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैं अंतर्मुखी हूँ क्योंकि मैं भीड़ में खोना नहीं चाहती, मैं खुद में मिलना चाहती हूँ। आज का पहला अध्याय में यही सिखाया गया है कि इंट्रोवर्ट होना कमजोरी नहीं है, एक सुपर पावर है, जिसे अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो आप बिना भीड़ का हिस्सा बने भीड़ से अलग चमक सकते हो। अब बात करेंगे अंतर्मुखी अध्याय 2 की। शीर्षक कहता है, जब खामोशी ने बचाई जान। बारिश की रात थी, खिड़की पर गिरती बूंदों की टप टप आवाज और कमरे में धीमी रोशनी। रीवा अपनी कॉफी के मग को थामे अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी। शोर से बचना मेरी आदत है, लेकिन आज ये आदत मेरी किस्मत बदलने वाली है। उस शाम ऑफिस में एक बड़ी पार्टी थी, नए प्रोजेक्ट की सफलता का जश्न। टीम के सब लोग तैयार होकर म्यूजिक, डांस और हंसी मजाक में डूबे थे, लेकिन रीवा हमेशा की तरह भीड़ से दूर थी। उसने बहाना बनाया, थोड़ा सिर दर्द है, मैं घर जा रही हूँ। लोग हंसे, तुम कभी पार्टी एंजॉय नहीं करोगी। रीवा वो बस मुस्कुरा दी। वो सीधी अपने छोटे से फ्लैट में लौट आई और आराम से किताब पढ़ने लगी। करीब रात 11 बजे फोन बजा। उसकी दोस्त अनन्या की कांपती आवाज थी, रीवा तो पार्टी में नहीं आई, अच्छा किया, वहाँ कुछ भयानक हो गया। पता चला उसी पार्टी में बिजली चली गई थी और अचानक कुछ गड़बड़ी हुई। एक भारी सजावट लाइट स्टैंड गिर गया और कई लोग चोटिल हो गए। अनन्या भी मामूली जख्मी थी, पर उसने फुसफुसाते हुए कहा, तू जानती है, अगर तुम वहाँ होती तो तू ठीक उसी जगह बैठी थी जहाँ वो गिरा। रीवा के हाथ से किताब गिर गई। उसे पहली बार एहसास हुआ, कभी कभी भीड़ से दूर रहना भी सिर्फ सुकून नहीं देता, ये तुम्हें बचा भी लेता है। जिंदगी में हम अक्सर सोचते हैं कि हमें बाकी सबकी तरह होना चाहिए ताकि हम मिस आउट न करें, लेकिन सच ये है, हर पल में मौजूद रहना जरूरी नहीं है, सही पल में मौजूद रहना जरूरी है। उस रात रीवा ने अपनी डायरी में एक नई कहानी लिखी। एक चिड़िया रोज झुंड में उड़ने से बचती थी, बाकी चिड़िया उसे डरपोक कहती। एक दिन आंधी आई और झुंड उड़ते उड़ते तूफान में फंस गया। अकेली बची वही चिड़िया थी जो एक पेड़ की टहनी पर छुपी थी। उसने महसूस किया, भीड़ में शामिल होना हमेशा बहादुरी नहीं है और अकेले रहना हमेशा कमजोरी नहीं है। रीवा के लिए ये एक और प्रमाण था कि
इंट्रोवर्ट का शांत स्वभाव उसकी ढाल है। कभी कभी दुनिया का शोर सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए होता है और तुम्हारी खामोशी तुम्हें सच सुनने में मदद करती है। उस रात सोने से पहले रीवा ने आईने में खुद को देखा और कहा, शुक्रिया खुद के प्रति सच्चे रहने के लिए, क्योंकि अगर वो भीड़ की चाह में आ जाती शायद उसकी कहानी यही खत्म हो जाती। अब बात करेंगे अंतर्मुखी अध्याय 3 की। शीर्षक कहते हैं, जब किसी ने दरवाजा खटखटाया। सुबह की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी, लेकिन रीवा के कमरे में वो सिर्फ एक कोने तक पहुंच पाई थी। रीवा हमेशा की तरह अपनी डायरी में लिख रही थी, मेरी दुनिया उतनी ही बड़ी है जितना मेरा कमरा और उतनी ही सुरक्षित। लेकिन उस पल दरवाजे पर हल्की टिक टिक हुई। दरवाजा खोलते ही सामने खड़ा एक नया पड़ोसी अर्जुन, उम्र करीब 28 साल, हाथ में एक गिटार का बैग और आंखों में एक चमक जो हर किसी को अपनी तरफ खींच ले। वो मुस्कुराकर बोला, हाय, मैं पास वाले फ्लैट में शिफ्ट हुआ हूँ और लगता है आपकी वाईफाई का पासवर्ड गलती से कनेक्ट हो गया है। रीवा ने थोड़ी झिझक से पासवर्ड बदल दिया बस। लेकिन अर्जुन वैसा इंसान नहीं था जो एक हाँ या ना पर रुक जाए। वो बार बार किसी बहाने दरवाजा खटखटाने लगा। कभी शक्कर चाहिए, कभी पुराना अखबार, कभी पानी का गिलास। धीरे धीरे उसने रीवा की खामोशी में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया। एक शाम उसने पूछा, तुम हमेशा अकेली रहती हो? क्या ये तुम्हारा चुनाव है या आदत? रीवा चुप रही। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, जानती हो, कभी कभी खामोशी सबसे ऊंची कहानी कहती है। वो गिटार बजाता, गाने गाता और कोशिश करता कि रीवा को भी अपनी रंगीन दुनिया में खींच ले। रीवा को अजीब सा महसूस होने लगा। ये इंसान उसके शांत तालाब में पत्थर फेंक रहा है और लहरें उठने लगी थी। जीवन में कुछ लोग ऐसे आते हैं जो हमारी आदतों को चुनौती देते हैं और तुम्हें अपने खोल से बाहर झांकने पर मजबूर करते हैं। हर खामोशी को तोड़ना जरूरी नहीं है, लेकिन हर दरवाजा बंद रखना भी जिंदगी से अन्याय है। अर्जुन ने एक दिन रीवा को एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक किताब हमेशा शेल्फ पर बंद पड़ी रहती थी। उसे डर था कि अगर कोई खोलेगा तो उसके पन्ने फट जाएंगे। एक दिन एक पाठक आया जिसने पन्ने पलटे और पता चला उसके अंदर सबसे खूबसूरत कविताएं छुपी थी। उसने रीवा से कहा, शायद तुम भी वो किताब हो। रीवा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन दिल में एक हलचल जरूर हुई। अर्जुन का आना रीवा के लिए एक आईना था। वो सोचने लगी, क्या मैं अपनी दुनिया को इतना छोटा करके असल में खुद को भी कैद कर रही हूँ? कभी कभी बाहर की दुनिया तुम्हें चोट देनी नहीं बल्कि तुम्हें खिलाने आती है। उस रात रीवा ने अपनी डायरी लिखा, दरवाजा खटखटाने वाला कभी कभी चोर नहीं होता, वो रोशनी भी ला सकता है। पर उसके मन में एक डर भी था, अगर उसने ये दरवाजा खोल दिया तो क्या उसकी खामोशी हमेशा के लिए टूट जाएगी। अब बात करेंगे अंतर्मुखी अध्याय 4 की। शीर्षक कहते हैं, जब भीड़ से भागना मुमकिन नहीं था। शाम का समय था, खिड़की से सुनहरी धूप अंदर आ रही थी और रीवा गुनगुनी चाय पी रही थी। तभी अर्जुन अचानक दरवाजा खटखटाकर बोला, कल रात फ्री हो ना? मैं तुम्हें एक जगह ले जाना चाहता हूँ। रीवा ने तुरंत पूछा, कहाँ? वो हंस पड़ा, जहाँ तुम्हारी खामोशी को सबसे ज्यादा चुनौती मिलेगी। अगली रात अर्जुन ने रीवा को एक बड़े म्यूजिक फेस्टिवल में ले गया। लाइट्स, भीड़, शोर, हजारों लोग गा रहे थे, नाच रहे थे। रीवा का दिल तेज धड़कने लगा। वो भीड़ को देख पीछे हटने लगी। अर्जुन, मैं यहाँ नहीं रह सकती। लेकिन अर्जुन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, बस 1 घंटे, अगर अच्छा न लगे तो हम चले जाएंगे। फेस्टिवल के बीच एक छोटा सा स्टॉल था, ओपन माइक, पोएट्री। अर्जुन ने कहा, तुम्हारी डायरी की एक कविता सुनाओ। रीवा चौंक गई, तुम पागल हो? इतने लोगों के सामने? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी आवाज सिर्फ तुम्हारी नहीं है, वो किसी और के लिए दवा बन सकती है। भीतर का डर और बाहर का शोर दोनों मिलकर रीवा को तोड़ रहे थे, पर अर्जुन का भरोसा उसे धीरे धीरे खींच रहा था। जीवन में ऐसे मौके आते हैं जब हमें लगता है ये मैं नहीं कर सकता, लेकिन अक्सर वही पल हमारी सबसे बड़ी ताकत साबित होते हैं। भीड़ तुम्हें गिरा भी सकती है और तो उठा भी सकती है।
फर्क सिर्फ तुम्हारे फैसले का है। रीवा के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने मंच पर कदम रख दिया। लाइट उसकी आंखों में पड़ी और सामने बैठे चेहरों का समुंदर धुंधला हो गया। उसने अपनी डायरी खोली और पढ़ा, मैं अकेली नहीं, मैं पूरी हूँ। मेरी खामोशी मेरा गीत, जिसे सिर्फ वही सुन पाते हैं जिनके दिल में सच की जगह हो। मंच पर एक सन्नाटा छा गया और फिर तालियों की गड़गड़ाहट। उस पल रीवा को महसूस हुआ उसकी खामोशी ने भीड़ को छू लिया। उस रात उसने समझा, इंट्रोवर्ट होना भीड़ से भागना नहीं, भीड़ में अपनी जगह चुनना है। हम अपनी दुनिया में सुरक्षित रह सकते हैं, लेकिन कभी कभी बाहर निकलकर अपनी रोशनी दूसरों तक पहुंचाना भी जरूरी है। फेस्टिवल से लौटते वक्त अर्जुन ने कहा, देखा तुम्हारे पास वो है जो बहुतों के पास नहीं, सच्चाई। रीवा ने हल्की मुस्कान दी और पहली बार भीड़ से भागने के बजाय उसे पीछे मुड़कर देखा और सोचा, शायद मैं तैयार हूँ अपनी खामोशी को दुनिया तक पहुँचाने के लिए। अब बात करेंगे अंतर्मुखी अध्याय 5 की। शीर्षक कहते हैं, जब किस्मत ने दस्तक दी। सुबह के 7 बजे थे। रीवा खिड़की के पास बैठकर चाय पी रही थी। तभी मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया, आपको हमारे नेशनल क्रिएटिव राइटिंग कॉन्टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। उसकी आंखें फैल गई। उसने तो कभी अपना काम भेजा ही नहीं था। तभी याद आया, अर्जुन ने उसकी डायरी की कुछ कविताएं उसकी अनुमति के बिना जमा कर ली थी। रीवा का दिल गुस्से से और दर्द दोनों से भर गया। उसने मेरी इजाजत के बिना ये किया, उसने अर्जुन से कहा। अर्जुन ने शांत स्वर में जवाब दिया, अगर तुम खुद को मौका नहीं दोगी तो मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि तुम्हारी खामोशी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, ये हजारों को सुकून दे सकती है। कॉन्टेस्ट दिल्ली में था और वहाँ हजारों दर्शकों के सामने पढ़ना था। रीवा के लिए ये विचार ही पसीना ला देने वाला था। कॉन्टेस्ट के दिन हाल खचाखच भरा था। रीवा के हाथ ठंडे पड़ गए थे, आंखें भीड़ में घूम रही थी और हर चेहरा उसे जज करता महसूस हो रहा था। लेकिन तभी उसे अर्जुन की कही एक बात याद आई, तुम्हारा डर भीड़ में नहीं है, वो तुम्हारे मन में है। अगर उसे जीत लिया तो दुनिया तुम्हारे लिए छोटी हो जाएगी। रीवा ने गहरी सांस ली और मंच पर कदम रखा। जिंदगी में कभी कभी मौका खुद चल कर आता है, लेकिन उसे पकड़ने का साहस हमें खुद जुटाना पड़ता है। किस्मत के दरवाजे पर दस्तक अक्सर आती है, बस हमें डर के शोर से उसे सुनना सीखना होता है। रीवा ने मंच पर अपनी कविता पढ़ना शुरू किया। मैं भीड़ में नहीं, अपने अंदर चलती हूँ। मेरी खामोशी मेरा आईना है और जब मैं इसे दुनिया को दिखाती हूँ तो बहुत से लोग खुद को उसमें पहचान लेते हैं। जब उसने खत्म किया, पूरे हाल में खड़े होकर तालियां बजने लगी। कुछ लोगों की आंखों में आंसू थे और रीवा को पहली बार लगा कि उसकी खामोशी सच में किसी के लिए आवाज बन सकती है। उस दिन उसने सीखा, इंट्रोवर्ट होना मतलब खुद तक सीमित रहना नहीं, बल्कि अपनी गहराई को सही वक्त पर दुनिया के सामने रखना है। कभी कभी हम खुद को रोककर दुनिया से भी वो सौगात छीन लेते हैं जो हम दे सकते थे। कॉन्टेस्ट खत्म होने के बाद एक बुजुर्ग महिला उसके पास आई और बोली, बेटा तुम्हारी कविता ने मुझे मेरी खोई हुई बेटे की याद दिला दी। धन्यवाद। रीवा की आंखें भर आई। उसने अर्जुन की तरफ देखा और पहली बार महसूस किया, शायद उसकी जिंदगी अब सिर्फ उसके कमरे की 4 दीवारों में कैद नहीं रहेगी। अब बात करेंगे अध्याय 6 की। शीर्षक कहते हैं, जब रोशनी चुभने लगेगी। दिल्ली का कॉन्टेस्ट जीतने के बाद रीवा का नाम सोशल मीडिया पर छा गया था। उसकी तस्वीरें, वीडियो और कविताएं हर जगह शेयर हो रही थी। फोन पर लगातार इंटरव्यू कॉल आ रहे थे, लेकिन जितनी रोशनी उसके काम पर पड़ी उतना ही उसका मन छांव ढूंढने लगा। अर्जुन के साथ कैफे में बैठी रीवा ने धीरे से कहा, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। लोग मुझे पहचानने लगे हैं, बात करने लगे हैं, अजनबी मेरे बारे में राय बना रहे हैं। अर्जुन ने समझाने की कोशिश की, ये तो अच्छा है रीवा, तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है।
रीवा ने सिर हिलाया, लेकिन जितना बाहर जाती हूँ उतना खुद से दूर महसूस करती हूँ। एक दिन ऑफिस में एक सहकर्मी ने उसके बारे में सोशल मीडिया पर गलत टिप्पणी कर दी। ये लड़की खुद को अलग दिखाने के लिए इंट्रोवर्ट बनने का नाटक करती है। ये पोस्ट वायरल हो गई। रीवा का मन डूब गया। उसने डायरी में लिखा, जब भीड़ तुम्हारी तारीफ करती है तो तुम्हें ऊंचा उठाती है, लेकिन जब वही भीड़ उंगली उठाती है तो गिराने में देर नहीं लगाती। दुनिया का ध्यान दो तरह का होता है, एक जो आपको चमकाता है और एक जो आपको जलाता है। अगर तुम्हें अपनी रोशनी बचानी है तो सीखो कि कब बाहर खड़ा रहना है और कब पर्दे के पीछे लौटना है। अर्जुन ने रीवा को एक किस्सा सुनाया। एक दीपक रोज मंदिर की सीढ़ियों पर जलता था। लोग उसकी लो देखकर खुश होते थे, लेकिन एक दिन हवा का तेज झोंका आया और वो बुझ गया। फिर उसने अगली शाम खुद को फिर से जलाया, क्योंकि उसका काम लोगों के चेहरे रोशन करना था, ना कि हवा से डरना। रीवा चुप रही, लेकिन उसके मन में हलचल हो गई। क्या वो भी वही दीपक है? रीवा को एहसास हुआ, अगर उसने एक बार दुनिया के सामने कदम रखा है तो उसे आलोचना और गलतफहमियों का सामना करना भी सीखना होगा। भीड़ का शोर तुम्हें बदलना नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारी चुप्पी तुम्हें बचाने जरूर आनी चाहिए। उस रात उसने अपने सोशल मीडिया पर एक लाइन पोस्ट की, मैं यहाँ किसी को खुश करने नहीं, अपनी सच्चाई कहने आई हूँ। लाइक्स और कमेंट फिर आए, अच्छे भी और बुरे भी, लेकिन इस बार रीवा के दिल में डर नहीं था, सिर्फ एक अजीब सी मजबूती थी। अंतर्मुखी अध्याय 7 की बात करेंगे। शीर्षक कहते हैं, सबसे बड़ा मंच सबसे बड़ा डर है। एक सुबह रीवा को एक ईमेल मिला, आपको अंतर्राष्ट्रीय साहित्य सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया है। ये मौका था जिसकी कल्पना भी उसने कभी नहीं की थी, लेकिन डर वो पहले से बड़ा हो चुका था। भीड़ अब सैकड़ों की नहीं, हजारों की होने लगी थी। रीवा ने अर्जुन से कहा, मैं ये नहीं कर सकती, यह बहुत बड़ा है, मुझसे नहीं होगा। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारी कविताएं यहाँ तक पहुँची है, तुम्हें बस उन्हें आवाज देनी है। रीवा जानती थी, ये सिर्फ कविताएं पढ़ना नहीं होगा, यह खुद को दुनिया के सामने पूरी तरह खोल देना होगा। कॉन्फ्रेंस हाल में पहुंचकर उसने विशाल मंच देखा, चमचमाती लाइटें, कैमरे, स्क्रीन और उसका नाम। वो बैक स्टेज बैठी थी और उसके हाथ ठंडे पड़ चुके थे। तभी अर्जुन ने फुसफुसाया, याद है, भीड़ तुम्हें गिरा सकती है लेकिन उठा भी सकती है, फर्क तुम्हारे फैसले का है। उसका नाम पुकारा गया और वो मंच पर चली आई। सामने चेहरों का समुद्र था, लेकिन उसने एक चेहरा खोजा, अर्जुन का। वो मुस्कुरा रहा था, जैसे कह रहा हो, बस बोलो। कभी कभी सबसे बड़ी जीत ये नहीं होती कि आप भीड़ को प्रभावित कर दें, बल्कि ये होती है कि आप खुद को साबित कर दें। डर तब तक बड़ा होता है जब तक आप उससे भाग रहे होते हैं। जैसे ही आप उसका सामना करते हो, वो आपके सामने झुक जाता है। रीवा ने माइक थामा और अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मैं वो लड़की थी जो भीड़ में खो जाती थी, लेकिन फिर समझा कि मेरी खामोशी भी एक कहानी है। आज मैं यहाँ हूँ क्योंकि किसी ने मेरा दरवाजा खटखटाया और मैंने पहली बार उसे खोला। हाल में सन्नाटा था, फिर एक एक करके तालियां गूंजने लगी और जल्द ही पूरा हाल खड़ा हो गया। उस पल रीवा ने महसूस किया, इंट्रोवर्ट होना कमजोरी नहीं है, ये गहराई है, और जब गहराई बोलती है तो वो सबसे ऊंची आवाज बन जाती है। उसका डर अब कहीं पीछे छूट गया था। कार्यक्रम खत्म होने के बाद कई अजनबी उसके पास आए। आपकी कहानी में हमें बदल दिया। रीवा ने अर्जुन की ओर देखा, उसकी आंखों में सिर्फ कृतज्ञता थी। अब उसे पता था कि यात्रा अभी खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत थी। अब बात करेंगे अंतर्मुखी अध्याय 8 की। शीर्षक कहते हैं, जब खामोशी में दरार आई। अंतर्राष्ट्रीय मंच से लौटने के बाद रीवा की जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा व्यस्त हो गई थी। इंटरव्यू, इवेंट्स और नए प्रोजेक्ट्स, लेकिन इस सब के बीच
अर्जुन के साथ वक्त बिताना कम हो गया। एक शाम अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, तुम बदल रही हो रीवा, और मैं यकीन नहीं कर पा रहा कि ये अच्छा है या बुरा। रीवा चौंक गई। बदल रही हूँ? मैं तो बस अपने सपनों को जी रही हूँ। अर्जुन ने कहा, हाँ, लेकिन अब तुम्हारी दुनिया में इतनी भीड़ आ गई है कि मैं उसमें अपनी जगह ढूंढ नहीं पा रहा। ये सुनकर रीवा के दिल में चुभन हुई। उसे याद आया, वही अर्जुन था जिसने उसके लिए पहला दरवाजा खोला था, और अब वही खुद दरवाजे के बाहर खड़ा महसूस कर रहा था। कुछ हफ्तों बाद रीवा का एक बड़ा इंटरव्यू था, लेकिन उसी दिन अर्जुन का बैंड एक अहम कॉन्सर्ट कर रहा था। दोनों ने एक दूसरे से मिलने का वादा किया था, लेकिन इंटरव्यू खिंच गया और रीवा कॉन्सर्ट तक नहीं पहुंच पाई। अर्जुन ने फोन उठाया, बस इतना कहा, तुम्हारी दुनिया में अब मैं नहीं जाता। रीवा फोन कट गया। रीवा को पहली बार लगा उसके सपनों की चमक कहीं उसके सबसे करीबी रिश्ते की रोशनी को बुझा रही है। सफलता की सबसे बड़ी कीमत अक्सर रिश्ते चुकाते हैं। भीड़ तुम्हें आगे बढ़ा सकती है, लेकिन अगर तुम पीछे मुड़कर ना देखो तो वो तो लोग खोज सकते हैं जो तुम्हारे साथ शुरुआत से थे। उस रात रीवा ने अपनी डायरी में लिखा, एक पेड़ सूरज की तरफ बढ़ता रहा, लेकिन उसकी जड़ें पानी से दूर हो गई, और एक दिन उसने महसूस किया कि ऊंचाई का क्या फायदा अगर जड़ें ही सूख जाएं। ये लिखते हुए उसकी आंखों में आंसू टपकने लगे। रीवा समझ गई उसके पास अब दो चुनौतियां हैं, दुनिया के सामने अपनी पहचान बनाए रखना और अर्जुन के साथ अपने रिश्ते को बचाना। हर कहानी सिर्फ जीत की नहीं होती, कुछ कहानियों में जीत और रिश्ते दोनों को एक साथ थामना पड़ता है। सुबह होते ही रीवा ने अर्जुन के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उसके कमरे से बाहर सिर्फ एक कागज चिपका था, मैं कुछ वक्त के लिए जा रहा हूँ, शायद तुम्हें भी अपनी खामोशी में सोचना चाहिए। रीवा वहीं खड़ी रह गई और महसूस किया ये उसकी जिंदगी का वो मोड़ है जहाँ भीड़ में नहीं बल्कि अपनी ही खामोशी में उसे सबसे बड़ा जवाब खोजना होगा। अब बात करेंगे अंतर्मुखी अध्याय 9 की। शीर्षक कहते हैं खामोशी का आईना। अर्जुन के जाने के बाद रीवा का कमरा पहले से भी ज्यादा खाली लगने लगा। उसकी डायरी के पन्ने खाली थे, जैसे शब्द भी उससे रूठ गए थे। वो रात भर खिड़की से बाहर देखती और सोचती, मेरी जिंदगी खामोशी अब सुकून नहीं दे रही है, ये सवाल पूछ रही है। एक शाम उसने खुद से एक सवाल लिखा, अगर भीड़ से डरकर मैं अकेली थी और अब भीड़ में रहकर भी अकेली हूँ तो फर्क क्या है? वो अपने पुराने दिनों को याद करने लगी। कैसे अर्जुन ने उसकी खामोशी को पहली बार सुना था, कैसे उसने उसका हाथ पकड़कर भीड़ में खड़ा किया था। अब वो हाथ नहीं था और भीड़ के बीच में भी वो अकेली खड़ी थी। एक दिन वो पुराने पार्क में गई जहाँ वो और अर्जुन अक्सर बातें किया करते थे। बेंच खाली थी, लेकिन वहाँ उसकी गिटार की एक टूटी हुई तार पड़ी थी, शायद वही जिसे वो आखिरी बार ठीक कर रहा था। रीवा ने उस तार को उठाया और महसूस किया अर्जुन सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो उसकी जड़ों में पानी जैसा था, और बिना पानी के पेड़ चाहे जितना ऊंचा हो टिक नहीं सकता। सफलता और सपनों की दौड़ में जो लोग हमें थामते हैं वही असल ताकत होते हैं। जिंदगी की किताब में कुछ पन्ने सिर्फ हमारे नहीं होते, वो किसी और के हाथ से लिखे जाते हैं। रीवा ने अपनी डायरी में एक छोटी कहानी लिखी। एक मोमबत्ती थी जो अंधेरे में चमकती थी। एक दिन वो सूरज के पास चली गई ताकि और रोशनी पा सके, लेकिन सूरज की तेज गर्मी ने उसकी मोम को पिघला दिया और उसे एहसास हुआ कि उसकी रोशनी सिर्फ अंधेरे में ही मायने रखती है। ये कहानी लिखते ही रीवा समझ गई अर्जुन ही उसका वो संतुलन था जो उसकी रोशनी को जलाए रखता था। कभी कभी हमें अपने सपनों और अपने लोगों के बीच पुल बनाना पड़ता है। अगर सपने हमारे पंख हैं तो रिश्ते हमारी जड़ें, और पंख बिना जड़ों के उड़े नहीं, बहर जाते हैं। उस रात रीवा ने फैसला किया वो सिर्फ अर्जुन का इंतजार नहीं करेगी बल्कि उसे ढूंढने लग जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ उसका रिश्ता नहीं उसकी पहचान का भी हिस्सा था। खामोशी अब डर नहीं थी, खामोशी उसकी दिशा बन गई थी।
अब बात करेंगे अंतर्मुखी अध्याय 10 की। शीर्षक कहते हैं खामोशी से परे। कई हफ्तों की तलाश के बाद रीवा को पता चला कि अर्जुन पहाड़ों में एक छोटे से म्यूजिक कैंप में है। सुबह सुबह ठंडी हवा में वो वहां पहुंची। दूर से गिटार की आवाज सुनाई दे रही थी, वही सुर जो कभी उसके दिल की धड़कनों से मिलते थे। रीवा धीरे धीरे आगे बढ़ी और देखा अर्जुन बच्चों को गाना सिखा रहा था। उसके चेहरे पर शांति थी, लेकिन आंखों में हल्की सी उदासी छिपी थी। अर्जुन ने उसे देखा पर कुछ नहीं कहा। रीवा ने बस फुसफुसाकर कहा, तुम मेरी खामोशी में सबसे ऊंचा सुर हो। अर्जुन और मैं वो सुर खो बैठी थी। अर्जुन ने गिटार एक तरफ रखी और बोला, रीवा, मैंने तुम्हें रोका नहीं क्योंकि तुम्हें उड़ना था, लेकिन मैं ये देखना चाहता था कि क्या तुम्हें पता है उड़ने के बाद लौटना भी जरूरी होता है। रीवा ने आंखें नम करते हुए कहा, मैंने सीखा पंख और जड़ें दोनों जरूरी हैं। दोनों खामोश खड़े रहे, लेकिन इस बार खामोशी में दर्द नहीं, सुकून था। रिश्ते तोड़ने के लिए भीड़ काफी है, लेकिन उन्हें जोड़ने के लिए सिर्फ एक सच्ची बातचीत काफी है। रीवा ने महसूस किया असली जीत सिर्फ मंच पर नहीं, बल्कि उन चेहरों पर है जो हमारे लिए ताली बजाते हैं, चाहे वो भीड़ हो या सिर्फ एक इंसान। उस शाम दोनों ने मिलकर बच्चों के साथ एक गाना गाया। रीवा ने सोचा, हम सब अपनी अपनी खामोशियों में सफर करते हैं, लेकिन असल मायने में तब बनते हैं जब दो खामोशियां एक दूसरे को सुनना सीख जाएं। गाना खत्म होते ही पहाड़ों में गूंज बस यही कह रही थी, वापसी भी एक जीत है। सपनों का मतलब सिर्फ ऊंचाई पाना नहीं, सही वक्त पर लौटना भी है। रीवा और अर्जुन ने तय किया कि वो अपनी अपनी पहचान बनाए रखेंगे, लेकिन एक दूसरे की जड़ों से जुड़े रहेंगे। सूरज ढल रहा था, आसमान सुनहरा था। रीवा और अर्जुन पहाड़ों से नीचे लौट रहे थे, लेकिन इस बार उनके कदम एक ही लय में थे। रीवा जानती थी उसकी कहानी खत्म नहीं हुई, बस एक नए अध्याय में बदल गई। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें।